हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर आप जितने भी वीडियो जितनी बार भी देखना चाहें आपके लिए 100% फ्री है। ना ही आपको कोई पेमेंट करना, ना ही कोई पैकेज परचेज करना, ना ही कोई कूपन लेना है। बस यहाँ पर आइए, वीडियो ऑन करिए और अपनी सारी समस्याओं का हल लेकर जाइए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका अध्याय है 5वां, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। ये इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 13 तक, इन 10 सालों में इस पार्ट से जो भी क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन्हें हम आज करेंगे। तो मतलब आज हम क्या करने जा रहे हैं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस को हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर से। चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, ध्यान दीजिए। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2019, 2018 और 2015 में। अंशकालिक पत्रकार समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। चूंकि ये पूर्णकालिक पत्रकार नहीं होते हैं, अतः ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं, यानी कि उनको एक डिसाइडेड पेमेंट दे दिया जाता है कि ठीक है, आप मुझे जो खबरें मिले आप ला कर दीजिए। तो अब ये क्या होता है, ये पूरे समय के लिए एक पत्रकार के लिए काम नहीं करते, तो ये कई समाचार पत्रों के लिए एक ही समय में काम कर सकते हैं। हर समाचार पत्र को ये अलग अलग खबरें दे सकते हैं, अपनी खबर के हिसाब से ये पैसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2019 और 18। बीट यानी कि कोई भी संवाददाता या रिपोर्टर जिस क्षेत्र में काम करता है उसे उसकी बीट कहते हैं। यानी कि जैसे अब कोई राजनीति से संबंध करना चाहता है तो उस संवाददाता की बीट क्या है, वो राजनीति है। वो अगर खेल जगत से काम करना चाहता है तो उसकी बीट है स्पोर्ट्स। अगर वो फिल्म से इंडस्ट्री से कोई खबर, उस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट लगता है, उसमें काम करना चाहता है तो उसकी बीट क्या हुई, वो फिल्म जगत हुई। तो यहाँ पर देखिए, संवाददाता के कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तो कोई भी जो भी संवाददाता है उसे जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र में जाकर पत्रकारिता कर सकता है, और ये इसको कार्य विभाजन की इस प्रक्रिया को बीट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, विशेषीकृत पत्रकारिता को संक्षेप में समझाइए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2018 में। पत्रकारिता और विशेषीकृत पत्रकारिता में फर्क होता है। विशेषीकृत पत्रकारिता करने के लिए हमें विशेष स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें किसी भी क्षेत्र में कार्य करते समय उसकी हमें विशेष जानकारियां प्राप्त करनी पड़ती हैं और तभी हम उस पत्रकारिता को कर पाते हैं। तो देखिए क्या है, पत्रकारिता का अर्थ है केवल सूचनाएं देना नहीं, बल्कि यह पाठक अथवा दर्शक के समक्ष समाचार के महत्व तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का माध्यम भी है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में विशेषीकृत पत्रकारिता की आवश्यकता महसूस की गई है। पत्रकारिता के विषय के आधार पर विशेषता के 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्रों को बांटा गया। विशेषी पत्रकारिता के तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन तब भी इन्हें महत्वपूर्ण 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान तथा विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के बाद ही समाचार विश्लेषण संभव है। मतलब जब आप इस क्षेत्र में थोड़ी विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, काफी हद तक चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, या पढ़ाई से संबंधित कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तब इस क्षेत्र में आप विशेषीकृत पत्रकारिता कर सकते हैं। खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो देखिए क्या है, खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। यानी किसी संसारी संस्था या जो है अंडरटेकिंग संस्थाएं जो होती हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसे तथ्य छिपाए हैं जहां पर कुछ गड़बड़ी है, कोई गलत चीज है, तो कोई पत्रकार अगर खोज कर उन गड़बड़ियों को उजागर करता है, वो कहलाता है खोजपरक पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता।
प्रश्न संख्या 5 है, जनसंचार यानी कि मीडिया शब्द का शब्द को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। अब ये होता क्या है, हमें ये बताना है। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया। देखिए, जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। इसका अभिप्राय है बहुल्य मात्रा में या भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगों या अधिक मात्रा में लोगों तक संचार के माध्यम से सूचना या संदेश पहुंचाना। तो अधिक से अधिक लोगों तक सूचनाएं या संदेश पहुंचाना। मास मतलब बहुत अधिक, मतलब भीड़ पे। कम्युनिकेशन यानी कि आपको संदेश पहुंचाना, ये कहलाता है आपका जनसंचार। एक साथ एक बहुत बड़े मिश्रित जनसमूह को संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। तो अब देखिए, ये जनसंचार क्या होता है। जैसे आप रेडियो ले लो, टेलीविजन ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, तो ये छपते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या तक ये सारी खबरें पहुंचाते हैं ना, तो यही कहलाता है मास कम्युनिकेशन या जनसंचार। प्रश्न संख्या 6 है, जनसंचार के संदर्भ में द्वारपाल यानी कि गेट कीपर किन्हें कहा गया है, वे क्या तय करते हैं। अब आपको बताना है ये गेट कीपर या द्वारपाल कौन होते हैं और वो क्या करते हैं। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, जनसंचार के माध्यमों में बहुत सारे द्वारपाल या गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करता है। तो ध्यान समझ में आया, वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित या निर्धारित करता है। मतलब कितनी खबरें जानी हैं, कैसी खबरें जानी हैं, ये सारी चीजों का निर्धारण उन व्यक्ति या उन व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उन्हीं को गेटकीपर कहा जाता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहां किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करी जाएगी। तो ये द्वारपालों द्वारा, भाई खबरें तो बहुत सारी आती हैं, भाई जो रिपोर्टर्स होते हैं बहुत सारी खबरें लेके आते हैं, लेकिन ये गेटकीपर या द्वारपाल क्या करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। कौन सी खबरें आपकी छपनी है या नहीं छपनी है, ये इस फिल्टर के थ्रू ही चुन के बाहर जाता है। जो जैसे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हटा दिया जाता है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उसके प्रसारण या प्रकाशन का इंतजाम करें। तो पहले आप तथ्यपरकता जांचते हैं, फिर उसके बाद उनको आप छपवाने या प्रकाशित करने का काम करते हैं द्वारपाल। प्रश्न संख्या 7 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। अब यह किस संस्था के अंतर्गत आता है, AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, AIR। अब यह किस संस्था के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। आकाशवाणी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई थी, तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो देखिए, ये 3 नामों से अलग अलग सालों में जाना गया। जब स्थापना हुई तब इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा, फिर 1936 में इसका नाम बदल के रखा गया ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR, फिर उसके बाद 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसे आज भी हम आकाशवाणी के नाम से ही जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है। अभी हमने विशेषीकृत पत्रकारिता पढ़ी, उसी के अंतर्गत ये हमारा विशेष लेखन आता है। यानी कि विशेषीकृत पत्रकारिता के लिए जो रिपोर्टर या संवाददाता इसके लिए लेखन कार्य करते हैं, वो ही विशेष लेखन होता है। इसके लिए हम जिस भी क्षेत्र में विशेष लेखन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे सामने पास विशेषज्ञता होनी चाहिए, तभी इस कार्य में हम पारंगत तरीके से कार्य कर सकते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए क्या है, अखबारों के लिए समाचारों के अलावा लेख, अर्थ व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। तो समाचार की भाषण शैली हमें पता है उल्टा पिरामिड शैली होती है, लेकिन इस तरह की भाषा शैली जो है हमारी स्टार्ट तो जो है वो उल्टा पिरामिड शैली से होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये विवेचनात्मक और वर्णनात्मक हो जाती
है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, विशेष लेखन शैली। तो इस तरीके से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न बता दिए आपको जो 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो चैप्टर को बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। अभी और भी चैप्टर हैं जिनको हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।